Hello students, in this video we'll discuss chapter number 14, the Indian National Movement 1917 to 1934। बेटा इस वीडियो में हम वो सारे मूवमेंट्स डिस्कस करेंगे जो 1917 से 1934 के बीच में हुए। पहले हम लोग पढ़ेंगे माइलस्टोन्स को। तो माइलस्टोन्स कह रहा है कि जैसे ही लखनऊ पैक्ट साइन होता है, लखनऊ पैक्ट किस किस के बीच में साइन होता है बच्चा? मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में साइन होता है क्या लखनऊ पैक्ट? कब? 1916 में। तो यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट रियलाइज करती है कि हम ये जो रिप्रेसिव मेजर्स ले रहे हैं, हम ये जो कांग्रेस को, मुस्लिम लीग को, नेशनलिस्ट मूवमेंट को जो रिप्रेस करने की, दबाने की कोशिश कर रहे हैं, ये अकेला काम नहीं आएगा, क्योंकि लोगों के बीच में एंटी ब्रिटिश फीलिंग बढ़ती जा रही है ना। तो अब ब्रिटिश गवर्नमेंट सोच रही है ये जो रिप्रेसिव मेजर्स हम ले रहे हैं अलोन कुड नॉट चेक द राइजिंग टाइड ऑफ, जो बड़ी बड़ी टाइड्स आ रही हैं, किसकी टाइड्स आ रही हैं? एंटी ब्रिटिश फीलिंग की। राइज होना मतलब आना, ठीक है। टाइड तो पता ही है ओशन में आती है, हाई टाइड लो टाइड, तो वैसी ही टाइड अब कॉमन पर्सन के बीच में आ रही है रिगार्डिंग ब्रिटिश रूल। अब हर व्यक्ति के अंदर फीलिंग है कैसी? एंटी ब्रिटिश। तो अब अंग्रेजों को लगा कुछ तो करना पड़ेगा भाई, रिप्रेस रिप्रेस करने से तो एक दिन हमें इंडिया छोड़ के जाना ही पड़ेगा, इसलिए बेटर है कुछ और करें। तो उन्होंने रियलाइज किया कि चलो हम कुछ रिफॉर्म्स कर देते हैं, जिससे हमारे जो नेशनलिस्ट हैं थोड़ा सा अपीस हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। जैसे मम्मियाँ नहीं करती हैं बच्चों को, कभी कहती चुप हो जाओ बेटा, भले मोबाइल ले लो, पैसे ले लो, लॉलीपॉप ले लो, वैसे ही अंग्रेजों ने भी किया नेशनलिस्ट को अपीस करने की कोशिश through some reforms and bring एंटी ब्रिटिश मूवमेंट अंडर कंट्रोल। और जो एंटी ब्रिटिश मूवमेंट चल रही थी उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी अपीसमेंट पॉलिसी, अपीसमेंट किया किसके थ्रू? रिफॉर्म्स के थ्रू। किसने? ब्रिटिशर्स ने। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास किया 1990 में। तो ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था जो 1990 में पास हुआ, ये भी अपीसमेंट पॉलिसी के अंतर्गत ही किया गया, इंडियंस को खुश करने के लिए पास किया, जिससे कि क्या हो, जो एंटी ब्रिटिश फीलिंग है वो कुछ हद तक कम हो जाए। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1919, उसी को मॉन्टैग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहते हैं। मॉन्टैग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म किसको? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 को। ये जो एक्ट था ये ड्यूअल गवर्नमेंट की बात करता था। तो जो मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 था, ये ड्यूअल गवर्नमेंट की बात करता था, राइट टू वोट को रेस्ट्रिक्ट करने की बात करता था, और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर काउंसिल को बड़ा एनलार्ज करने की बात कर रहा था। और यही एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कह रहा था कि जो गवर्नर जनरल होगा वही आंसरेबल होगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लिए। आई बात समझ में? तो कितनी बातें कर रहा है ये ड्यूअल गवर्नमेंट की बात कर रहा है, ये वोटिंग राइट को रेस्ट्रिक्ट करने की बात कर रहा है, ये प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को एनलार्ज कर रहा है, और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर काउंसिल को एनलार्ज करने की बात कर रहा है, और जो गवर्नर जनरल हैं वही आंसरेबल होंगे किसके लिए? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लिए। ये भी कह रहा है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, ठीक है। पर बच्चा इनमें से कोई भी रिफॉर्म ऐसा नहीं था जो हम इंडियंस को अपीस कर पाता, खुश कर पाता, वो भी टाइमिंग भी खुश नहीं कर पाया। रियल अथॉरिटी किसके पास ही थी? क्योंकि ब्रिटिश के पास ही थी। जो कांग्रेस थी उसने कंडेम किया इन रिफॉर्म्स को एज डिसअपॉइंटिंग एंड अनसेटिस्फैक्ट्री। क्या बोला हमारे इंडियन नेशनलिस्ट ने कि ये जो रिफॉर्म्स आप कर रहे हो ये तो बहुत डिसअपॉइंटिंग है, अनसेटिस्फैक्ट्री है, हमें नहीं चाहिए ऐसे रिफॉर्म, आप ही रख लो। अब यहाँ पर एक न्यू एरा स्ट्रगल का शुरू होगा जिसे हम गांधीयन एरा कहेंगे। अब हम देखेंगे एमरजेंस ऑफ महात्मा गांधी। तो मोहनदास करमचंद गांधी, इन्हें ही हम पॉपुलरली महात्मा गांधी कहते हैं। और मुझे नहीं लगता कोई भी स्टूडेंट जो इस वीडियो को देख रहा है वो महात्मा गांधी को नहीं जानता है। सारे बच्चे जानते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी एक ऐसे कैरेक्टर हैं जो आपको साइंस को छोड़ के हर जगह मिलेंगे। इंग्लिश में एक चैप्टर महात्मा गांधी को होता है, सप्लीमेंट्री रीडर में होता है, संस्कृत में भी होता है, हिंदी में भी होता है, और एसएसटी में तो है ही है। आप लोगों ने एसेज लिखे होंगे गांधी जी के लिए, सुना ही होगा गांधी जी को कभी ना कभी तो महात्मा गांधी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी।
इनका जो जन्म है वो पोरबंदर गुजरात में हुआ। गुजरात स्टेट है, पोरबंदर एक सिटी है, वहां पर हुआ 1869 में। कब हुआ? 2 अक्टूबर को। पता ही है ना सबको गांधी जयंती कब होती है। ये लंदन गए, क्या पढ़ने? लॉ पढ़ने के लिए, है ना। लंदन गए, इन्होंने लंदन में लॉ की पढ़ाई की। फिर ये 22 ईयर्स साउथ अफ्रीका में रहे और वहां पर इन्होंने लॉयर की प्रैक्टिस की। अब बेटा जब ये साउथ अफ्रीका में रह रहे थे ना, तो इन्होंने देखा कि वहां तो बहुत रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ना। हमारे जो इंडियन से बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग कंडीशन में वहां रह रहे हैं। तो इस बात को जब गांधी जी ने देखा तो उन्हें शॉक भी लगा और उन्हें बहुत गुस्सा भी आया। देखो, हम इंडियंस हैं, हम अगर किसी दूसरी कंट्री में देखेंगे कि इंडियंस के साथ बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग बिहेवियर हो रहा है, तो हमें बुरा तो लगेगा। ऐसे ही बुरा किसको भी लगा? गांधी जी को बहुत गुस्सा आया इस बात से, और उन्होंने वहां पर स्ट्रगल स्टार्ट कर दिया और उस स्ट्रगल के लीडर भी बन गए। ही बिकेम द लीडर ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट रेशियल इंजस्टिस। जो रेशियल इंजस्टिस साउथ अफ्रीका में हो रहा था, उसके अगेंस्ट में इन्होंने स्ट्रगल स्टार्ट किया, उसके लीडर बने। इस स्ट्रगल में इन्होंने एक बहुत ही प्यारी टेक्निक को इवॉल्व किया, वो थी सत्याग्रह, जिसे बाद में गांधी जी ने, जब वो इंडिया आ गए, तो इंडिया के इंडियन नेशनल मूवमेंट में भी उसका यूज किया। गांधी जी ने पूरी लड़ाई अंग्रेजों से सत्याग्रह से ही की। चलो, तो इतनी बातें समझ में आ गई कि भाई जो गांधी जी थे, उन्होंने देखा कि साउथ अफ्रीका में इंडियंस के साथ बहुत ही हरासिंग, बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटमेंट होता है। दैट इज व्हाई ही स्टार्टेड अ मूवमेंट अगेंस्ट इट, रेशियल मूवमेंट, स्ट्रगल अगेंस्ट दैट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। और इस इनजस्टिस के लिए उन्होंने फाइट की, इस मूवमेंट के लीडर बने और वहां पर एक नई टेक्निक को इवॉल्व किया, जिसे हम कहते हैं सत्याग्रह। अब क्या है सत्याग्रह, हम वो पढ़ेंगे, गांधीयन मेथड को पढ़ेंगे हम। सत्याग्रह में कॉम्बिनेशन है बच्चा दो संस्कृत वर्ड का। सत्याग्रह जो वर्ड है, ये संस्कृत के दो वर्ड से मिलके बना है। एक है सत्य, जिसका मतलब होता है ट्रुथ, सही, और आग्रह मतलब होता है ईगरनेस। ठीक है बात। तो सत्याग्रह दो वर्ड से बना है, एक है सत्य और दूसरा है आग्रह। सत्य का मतलब होता है ट्रुथ और ईगरनेस होता है मतलब आग्रह का, है ना। सत्याग्रह दो सिद्धांतों, ट्विन प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है, और सत्याग्रह के वो ट्विन प्रिंसिपल्स हैं ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। बेटा अब हम पढ़ेंगे ट्रुथ और नॉन वायलेंस को। ट्रुथ का मतलब होता है सत्य और नॉन वायलेंस का मतलब होता है अहिंसा। तो एक जो सत्याग्रही होता है ना बेटा, उसका इन दोनों शब्दों पे पूरा विश्वास होता है, सत्य पे भी और अहिंसा पे भी, ट्रुथ पे भी और नॉन वायलेंस पे भी। हु वुड रेसिस्ट, वो दुनिया में जितने भी एविल्स हैं, जितनी भी बुराइयां हैं, उन्हें हर कॉस्ट पे रेसिस्ट करेगा ही करेगा। वो जितना भी कुछ सोसाइटी में, समाज में बुरा हो रहा होगा, उसके अगेंस्ट में जाके खड़ा होगा। सत्याग्रही वॉज पीसफुल, फियरलेस एंड स्ट्रॉन्ग। हर सत्याग्रही बहुत ही शांत होगा, पीसफुल होगा, पीस लविंग होगा, फियरलेस होगा, वो किसी से डरेगा नहीं और बहुत मजबूत होगा। ये एविल को हेट करेगा, मतलब जो दुष्कर्म है उसको हेट करेगा, बट नॉट द एविल डोर। एविल डोर मतलब जो बुरा काम कर रहा है ना, जो किसी का कुछ बुरा कर रहा है उसे क्या बोलेंगे? एविल डोर, जो बुरा काम कर रहा है। तो ये जो सत्याग्रह है वो ये सिखाता है कि बुराई से नफरत करो, बुरा करने वाले से नहीं, है ना। ही और शी वुड हेट एविल, बुराई को वो पसंद नहीं करेगा, पर एविल डूअर्स के साथ में उसका कोई दुष्व्यवहार नहीं होगा, उसके साथ वो कुछ बुरा नहीं करेगा। समझ में आ गई बात? बुराई को ना पसंद करो, बुरा करने वालों को नहीं, है ना। बुरा करने वालों को तो आप प्रॉपर सिखाओ कि भाई ये ना कर, ये गलत है। और बेटा ये जो फाइट होगी उसकी, जो वो न्याय पाने के लिए, जस्टिस के लिए कर रहा है, सत्य के लिए कर रहा है, उसमें सत्याग्रही विलिंगली एक्सेप्ट करेगा सफरिंग्स को, क्योंकि हमें पता है कि जब हम चुप होकर किसी चीज का विरोध करेंगे तो हमें सफरिंग्स तो मिलेगी। तो एक सत्याग्रही जब अपनी जस्टिस की लड़ाई लड़ रहा होगा, ट्रुथ के लिए लड़ रहा होगा, सत्य के लिए लड़ रहा होगा, तो उसे पता है कि मुझे सफरिंग्स मिलेगी और मुझे सेक्रीफाइसेस भी करने पड़ेंगे। तो वो पहले ही डिटरमिन होता है कि भाई इफ आई एम गोइंग टू फाइट फॉर ट्रूथ, फॉर जस्टिस, इट इज वेरी ऑब्वियस दैट आई विल सफर
I have to sacrifice something. और बेटा ऐसे माना जाता था कि जो दुश्मन होगा, जो एनिमी होगा, उसका हार्ट एक ना एक दिन चेंज होगा ही होगा। कैसे चेंज होगा? क्योंकि वो जब सत्याग्रही के सफरिंग्स को देखेगा, उसके पेशेंस को देखेगा, तो उसका दिल एक ना एक दिन बदल ही जाएगा। दुश्मन ज़रूर अपना स्टैंड चेंज करेगा, क्योंकि वो देखेगा भाई कि सत्याग्रही जो है उनमें कितना पेशेंस है, वो कितना सफ़र कर रहे हैं। तो जो आइडिया था सत्याग्रह के पीछे वो यही था कि हमें एनिमी को डिस्ट्रॉय नहीं करना है, जबकि उसे ट्रांसफॉर्म कर देना, उस दुश्मन को खत्म नहीं करना है, उस दुश्मन को बदल देना है, उसे एनलाइटन कर देना है। ठीक हुई बात? हम एक्सपेक्ट करते थे कि हमारी सफरिंग्स, हमारे पेशेंस को देख के एक ना एक दिन अंग्रेज बदलेंगे, और जो सत्याग्रह के पीछे आइडिया था वो इसी बात को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था कि भाई हमें दुश्मन को खत्म नहीं करना है, उसे बदल देना है ना। बट टू ट्रांसफॉर्म एंड एनलाइटन देम, उसे ज्ञानी बना देना है, उसे बदल देना है। गांधी जी नॉन वायलेंट मेथड्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते थे, उनके ऊपर इंसिस्ट करते थे कि भाई स्ट्रगल करना है तो नॉन वायलेंट मेथड के थ्रू ही करो। उनका मानना था कि नॉन वायलेंस एक ऐसा वेपन है, एक ऐसा हथियार है जो इफेक्टिवली यूज किया जा सकता है दुश्मन के खिलाफ। गांधी जी तो यहां तक कहते थे कि अगर कोई आपके ऊपर आर्म्ड अटैक्स कर रहा है, तलवार से, गोलियों से, मतलब किसी भी तरीके से अटैक कर रहा है, उसके अगेंस्ट में भी हम इस नॉन वायलेंस वेपन का यूज कर सकते हैं। तो गांधी जी का विश्वास था कि जो नॉन वायलेंस है वो एक ऐसा हथियार है जो अपने आप में बिल्कुल सशक्त है, स्ट्रांग है, जिसे आप इफेक्टिवली यूज कर सकते हो आर्म्ड अटैक्स के खिलाफ भी, अपने दुश्मन के आर्म्स अटैक के खिलाफ भी। ये जो वेपन है ट्रुथ का, नॉन वायलेंस का, नॉन वायलेंट मेथड जो है ये अच्छी है। सत्याग्रही से एक्सपेक्ट किया जाता जाता था कि वो पीसफुल मेथड्स का पालन करेंगे, पीसफुल मेथड्स को यूज करेंगे, भले ही एक्सट्रीम प्रोवोकेशन क्यों ना हो, कोई आपको कितना ही ललकारे, कोई आपको कितना ही मजबूर क्यों ना करे कि आप वायलेंट हो जाओ। पर हर सत्याग्रही से ये एक्सपेक्ट करते थे गांधी जी कि भाई आपको हमेशा पीसफुल काम रह के ही काम करना है, पीसफुल मेथड का यूज करना है, भले ही आपको कोई कितना ही क्यों ना भड़के। अब बेटा इंडिया में फ्रीडम स्ट्रगल के लिए गांधी जी ने जो नॉन वायलेंट मेथड का यूज किया उसमें पहली थी नॉन कॉपरेशन। कॉपरेशन का मतलब होता है सहयोग करना, साथ देना। नॉन कॉपरेशन का मतलब होगा असहयोग या साथ ना देना। कॉपरेशन मतलब होता है कि सहयोग करो, साथ दो, है ना। तो नॉन लग गया आगे, मतलब असहयोग करना है ना, उनका साथ नहीं देना है। किसका? ब्रिटिश गवर्नमेंट का। गांधी जी ने अपनी बुक हिंद स्वराज में लिखा था कि ब्रिटिश अगर हमारे ऊपर रूल कर पा रहे हैं तो वो सिर्फ हमारी वजह से, क्योंकि हम उन्हें सपोर्ट करते आए, उन्हें कॉपरेट करते आए। हम नॉन कॉपरेशन के अंदर क्या क्या था? आप पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, डिफाइंस ऑफ अनजस्ट ब्रिटिश लॉज, जितने भी ब्रिटिश लॉज हैं जो अनजस्ट है उन सबको नहीं मानेंगे, ब्रिटिश गुड को बाइकआउट करेंगे, ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन सर्विसेज को बाइकआउट करेंगे, है ना। तो पहला काम, आप पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन करो, डिफाइंस करो उन सारे लॉज को जो आपको लगता है कि अनजस्ट है, बाइकआउट करो ब्रिटिश गुड्स का, सर्विसेज का, चरखे का यूज़ करो, खादी का यूज़ करो, सेल्फ रिलायंट बनो, है ना। सेल्फ रिलायंस को प्रमोट करने के लिए गांधी जी ने चरखा और खादी को प्रमोट किया, स्वदेशी स्पिरिट को बढ़ाने के लिए। नॉन पेमेंट ऑफ ऑपरेसिव टैक्सेस, और गांधी जी ने ये भी कहा कि अगर आपको लगता है कि भाई कोई टैक्स ऑपरेसिव है तो आप उसको पे ना करो। और ये जो आइडियाज थे इनके थ्रू गांधी जी ब्रिटिश गवर्नमेंट को चुप खड़ा कर देना चाहते थे। द आइडिया वॉज टू ब्रिंग द गवर्नमेंट टू अ स्टैंड स्टिल। गवर्नमेंट चुपचाप खड़ी रहे, उसे समझ ही ना आए कि मैं अब करूँ तो क्या करूँ। ये हमारे गांधी जी ये यूज कर रहे हैं चरखे का। नाउ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। गांधी जी बच्चा बहुत ही धार्मिक हिंदू थे, वो बहुत अच्छे से हिंदू धर्म को मानते थे, पर वो इस बात के लिए भी पैशनेट थे कि इक्वालिटी होनी चाहिए सारे धर्मों में, है ना। अगर हम आपस में ही लड़ते रहेंगे धर्म के नाम पे तो हमें आज़ादी कभी नहीं मिलेगी। तो गांधी जी का कहना ये था कि भाई सारे धर्म इक्वल हैं और इक्वालिटी होनी चाहिए सारे रिलीजन में।
उन्होंने लिखा भी है कि जो भारतीय कल्चर है, जो इंडियन कल्चर है, ना ही तो वो पूरी तरह हिंदू है, ना ही तो पूरी तरह मुस्लिम है, और ना ही तो किसी और की तरह है पूरी तरह, है ना। होली तो ना ही तो ये सिख है, ना ईसाई है, ना हिंदू है, ना मुस्लिम है ना, बल्कि कि ये फ्यूजन है ऑफ ऑल। इसमें सारे एलिमेंट्स आपको मिल जाएंगे क्योंकि ये फ्यूजन से बना है। ऐसा किसने कहा? गांधी जी ने कहा। ये इस बात से पूरी तरह सेटिस्फाई थे, कन्विंस थे कि अगर आपको भारत को आज़ाद कराना है, इंडिया को साल्वेशन के पाथ पे ले जाना है, तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी होनी ही चाहिए। हिंदू मुस्लिम एकता में रहे, इसके बाद ही हमें आज़ादी मिल पाएगी, इसके अलावा नहीं मिल पाएगी। गांधी जी लीव्ड एंड डाइड। गांधी जी जिंदा भी रहे और मरे भी सिर्फ इसीलिए क्योंकि उन्हें क्या चाहिए थी? हिंदू मुस्लिम यूनिटी। मास मूवमेंट। गांधी जी का फेथ था कि भाई जो कॉमन पीपल है, जो कॉमन मास है, जो जनरल पब्लिक है, उसमें ही कैपेसिटी है कि वो अंग्रेजों को भारत से बाहर भेज सकता है। मुट्ठी भर मुस्लिम लीग, मुट्ठी भर कांग्रेस या किसी और पॉलिटिकल पार्टी में ऐसी कोई दम नहीं है। तो गांधी जी चाहते थे कि जो मूवमेंट वो बड़ा हो जाए, मास हो जाए, हर कॉमन व्यक्ति नेशनल मूवमेंट से कनेक्टेड फील करे। गांधी जी चाहते थे कि ये जो अत्याचार हो रहा है उसके लिए हर कॉमन पीपल स्ट्रगल करे, और उन्हें उस कॉमन पीपल के स्ट्रगल पे, उनकी ताकत पे पूरा विश्वास था। तो इनकी लीडरशिप में जो इंडियन नेशनल मूवमेंट था वो ट्रांसफॉर्म हो गया इनटू अ मास मूवमेंट। गांधी जी जब तक कांग्रेस में, खैर गांधी जी कांग्रेस का फुल फ्लेजेड पार्ट कभी भी नहीं बने बच्चों, पर जब तक गांधी जी नहीं थे इंडिया में, तब तक कांग्रेस के मुट्ठी भर लोग थोड़ा बहुत कुछ कर लेते थे। पर नेशनल मूवमेंट में मास स्ट्रगल जो आया वो गांधी जी के आने के बाद ही आया। गांधी जी ने कॉमन पीपल को नेशनल मूवमेंट से जोड़ा। देखो ये वो इमेज है जहाँ पर गांधी जी बोल रहे हैं और इतने सारे लोग सुन रहे हैं। तो गांधी जी की लीडरशिप में ही जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है वो ट्रांसफॉर्म हुआ था इनटू द मास मूवमेंट फॉर फ्रीडम। नाउ सोशल जस्टिस। गांधी जी का बहुत ज़्यादा विश्वास था किसमें? सोशल जस्टिस में। समाज में भी एक रूपता, इक्वालिटी हो, समानता हो, इस बात की बात करते थे गांधी जी। सोशल जस्टिस पे, सामाजिक न्याय पे गांधी जी का बहुत ज़्यादा विश्वास था। उन्होंने पुअर के लिए, डाउन ट्रोडन के लिए बहुत काम किया, गरीबों के लिए, जो व्यक्ति इकॉनमी के मेन स्ट्रीम में नहीं था उसके लिए, औरतों के लिए, जो अनटचेबल्स थे उनकी कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए गांधी जी ने बहुत काम किया। और इन्होंने जो लोअर कास्ट अनटचेबल्स थे उनको एक नया नाम दिया गांधी जी ने, वो था हरिजन। तो गांधी जी ने गरीबों के लिए भी काम किया। गांधी जी बहुत ज़्यादा इस बात को मानते थे कि भाई जब तक हर एक व्यक्ति अपलिफ्टेड नहीं होगा, आज़ादी तो नहीं मिलेगी, और अगर आज़ादी मिल भी गई तो वो किसी काम की नहीं होगी। तो गांधी जी ने गरीबों के लिए, डाउन ट्रोडन बोले तो शोषित वर्ग के लिए, औरतों के लिए, इन सब की कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए कुछ ना कुछ किया। और जो लोअर कास्ट थी, जिन्हें हम अनटचेबल्स कहते थे, उन्हें गांधी जी ने एक नया नाम दिया जो था हरिजन। यहाँ पर हरि और जन दो वर्ड है। हरि का मतलब होता है भगवान विष्णु, है ना, और जन मतलब जनरल पब्लिक, तो चिल्ड्रन ऑफ गॉड। इन्होंने काम किया बिना थके हर उस चीज के लिए जिसमें कि जो समाज है उसमें प्रिजुडाइज है, जो लोगों की पहली जो सोच है जो कि सही नहीं है उसे बदला जा सके, लोगों के माइंडसेट को किया चेंज किया जा सके। उनका बिलीव था कि जो पॉलिटिकल फ्रीडम है वो मीनिंगलेस है। पॉलिटिकल फ्रीडम इज मीनिंगलेस विदाउट सोशल रिफॉर्म। जब तक आप समाज में सुधार नहीं करोगे, जब तक अगर आपने राजनीतिक राइट दे भी दिए लोगों को, वन मैन वन वोट वन वैल्यू कर भी दिया, और सोसाइटी में कोई चेंज नहीं था, वही अनटचेबल्स के साथ बैड ट्रीटमेंट अगर ऐसा कंटिन्यू होता रहा, तो ऐसे आज़ादी का, ऐसी पॉलिटिकल फ्रीडम का कोई मतलब ही नहीं है। गांधी जी इस बात को कहते थे कि ये पॉलिटिकल फ्रीडम मीनिंगलेस है विदाउट सोशल रिफॉर्म। लॉज तभी इफेक्टिव हो पाएंगे जब लोगों का दिल बदलेगा, लोगों के मन में चेंज आएगा। गांधी जी के अर्ली कैंपेन को हम पढ़ेंगे। गांधी जी इंडिया आ गए थे 1915 में, और तभी से उन्होंने इंटरेस्ट लेना चालू किया नेशनल पॉलिटिक्स में। वो खेड़ा गए, गुजरात, चंपारण बिहार, और अहमदाबाद अगेन गुजरात। तो दो मूवमेंट उन्होंने गुजरात में किए, एक बिहार में किया। ये पहले एक्सपेरिमेंट थे सत्याग्रह के, जो
कहाँ पर हुए? 3 लोकल एरियाज में हुए और इन लोकल एरियाज की अपनी डिस्टिंक्ट प्रॉब्लम थी, उनको सॉल्व कराया गांधी जी ने थ्रू सत्याग्रह। ठीक है बात। तो गांधी जी 1915 में इंडिया वापस आ गए, फिर उन्होंने पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लिया, 2 साल देश के अलग अलग भागों में घूमे और घूम घूम के लोगों की परेशानी को जाना। तो परेशानी को जानते टाइम ही उन्होंने 3 स्ट्रगल किए, एक तो चंपारण बिहार में, 2 थे गुजरात में खेड़ा और अहमदाबाद। चंपारण सत्याग्रह ये कहाँ पर हो रहा था बेटा? बिहार में। जो गांधी जी थे उन्होंने जो टीन एंड फार्मर थे चंपारण के, उनके लिए अपना सपोर्ट जाहिर किया, बताया कि भाई जो ब्रिटिश इंडिगो प्लांटर्स हैं वो हमारे किसानों को शोषित कर रहे हैं, उनका शोषण कर रहे हैं, है ना, उनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। तो गांधी जी जैसे ही चंपारण पहुंचे तो गांधी जी ने इस बात को रखा कि ये जो ब्रिटिश इंडिगो प्लांटर्स हैं ये हमारे किसानों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, उनका शोषण कर रहे हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए। और जैसे ही गांधी जी इस मूवमेंट का पार्ट बनते हैं वैसे ही कॉम्पनसेशन मिल जाता है किसको? पीजेंट्स को। और ये मूवमेंट सक्सेसफुल होता है गांधी जी की एंट्री के साथ ही। किसान बहुत टाइम से परेशान चल रहे थे, पर जैसे ही इस मूवमेंट को गांधी जी ज्वाइन करते हैं, गांधी जी कहते हैं हमारे किसान भाइयों को, अंग्रेजों तुम न्याय दो, ये जो इंडिगो प्लांटर्स हैं ये जो बहुत हमारे किसानों को परेशान कर रहे हैं, उनका शोषण कर रहे हैं, उनका एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, प्लीज 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 इनको थोड़ा सी राहत दो। तो राहत मिली इन द फॉर्म ऑफ कॉम्पनसेशन। फिर अहमदाबाद मील स्ट्राइक। अहमदाबाद मील स्ट्राइक कहाँ पर? गुजरात में। यहाँ पर जो वर्कर्स थे वो इकट्ठा हुए, उन्होंने कहा कि भाई ये जो इंडियन मील ऑनर्स हैं इनका बहुत ही एक्सप्लॉयटेटिव नेचर है, ये हमारा शोषण कर रहे हैं, तो गांधी जी प्लीज़ हमारी मदद करो, हमें अच्छी वर्किंग कंडीशन दिलाओ, हमारे वर्किंग कार्ड्स कम करवाओ। फाइनली जो मील ऑनर थे वो एग्री हुए कि सैलरी भी बढ़ा देंगे वर्कर्स की और टाइम भी थोड़ा सा कम कर देंगे। खेड़ा सत्याग्रह। गांधी जी ने एडवाइस किया कल्टीवेटर्स को, कहाँ के? खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के, कि लैंड रेवेन्यू आप सरकार को देना बंद कर दो। क्यों बंद कर दो भाई? क्योंकि तुम्हारी जो क्रॉप है वो फेल हो गई है। जो पीजेंट्स की डिमांड थी वो ये थी कि भाई लैंड टैक्स को रेमिट कर दो इस साल के लिए, और गांधी जी के वहां पहुंचने के बाद अंग्रेजों ने इसे एक्सेप्ट कर लिया। देखो हुआ क्या था, खेड़ा के जो किसान थे उन्होंने अंग्रेजों से बोला देखो इस साल हमारी फसल खराब हो गई, आप हमसे टैक्स मत लो। पर अंग्रेजों ने बोला नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो होगा नहीं, हमें तो टैक्स देना पड़ेगा। तो वो प्रोटेस्ट करने लगे। उस प्रोटेस्ट में गांधी जी भी आए, गांधी जी भी बैठे, और जैसे ही गांधी जी वहां पर शामिल हुए तो अंग्रेजों को घुटने टेकने पड़े और अंग्रेजों ने मान लिया कि ठीक है भाई इस साल किसान टैक्स ना दे तो भी चलेगा। तो ये जो 3 लोकल मूवमेंट थे इनकी सक्सेस से ये तो पता चल गया कि गांधी जी की ये जो टेक्निक है नॉन वायलेंस वाली, सत्याग्रह वाली, पीसफुल वे में अपनी बातों को अंग्रेजों के सामने रखने की, कोई विद्रोह ना करना, कोई लड़ाई झगड़ा ना करना, सत्य के साथ रहना, ये फ्रूटफुल तो है। मतलब भाई ये जो हम अब तक सोच रहे थे कि यार चुप बैठ के कैसे हम लोगों से अपनी बात मनवा सकते हैं, पर ऐसा नहीं है बेटा। गांधी जी ने तीनों जगह पे ये साबित कर दिया कि ट्रुथ, नॉन वायलेंस, सत्याग्रह बहुत कुछ कर सकता है। और 1919 आते हुए गांधी जी एक बहुत इंपॉर्टेंट लीडर बन चुके थे नेशनल मूवमेंट के। उन्होंने जनरल पब्लिक को, लोगों को मनाया, कन्विंस किया कि आओ और पार्टिसिपेट करो। ही वॉज कन्विंस दैट पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल एंड मूवमेंट वॉज एसेंशियल फॉर इट सक्सेस। क्योंकि गांधी जी को विश्वास था कि जब तक कॉमन मास, जनरल पब्लिक इस मूवमेंट का पार्ट नहीं बनेगी हमें कोई सक्सेस नहीं मिल सकती। वो बहुत पॉपुलर हुए कॉमन पीपल के बीच में और उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल को मास मूवमेंट बना दिया। बहुत सारे लोग गांधी जी के साथ जुड़ गए और जल्दी ही इंडियन नेशनल पॉलिटिक्स का सेंटर स्टेज ऑक्यूपाई किया किसने? गांधी जी ने। अब तो हर व्यक्ति फ्रीडम के लिए सिर्फ किसकी तरफ देख रहा था? गांधी जी की तरफ देख रहा था। अब बेटा हम वो सारे सरकमस्टांसेस पढ़ेंगे जिनकी वजह से हमने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किया। तो पहले हम लोग देखेंगे जलियांवाला बाग ट्रेजिडी जो कब हुई? 1919 में। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने रिप्रेशन की पॉलिसी को अडॉप्ट किया और जितना भी एंटी ब्रिटिश मूवमेंट, हर व्यक्ति जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बोलता उसको ब्रूटली पनिश किया जाता, सीवियरली पनिश किया जाता। किसके द्वारा? ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा।
तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने पॉलिसी और प्रिपरेशन अडॉप्ट किया कि उसको रिप्रेस करने के लिए एंटी ब्रिटिश मूवमेंट जो चल रही थी अगेंस्ट रोलैक्ट एक्ट, ठीक है, जो गवर्नमेंट ने पास कर दिया था 1919 में, 1919 में जो रोलैक्ट एक्ट पास हुआ उसके अगेंस्ट में बहुत ही एंटी ब्रिटिश मूवमेंट चल रही थी। तो ब्रिटिशर्स ने सोचा इसे हम ब्रूटली क्रश करेंगे, ठीक है। पॉलिसी ऑफ प्रेपरेशन इन्होंने अडॉप्ट कर ली। ये जो एक्ट था ये ग्रॉस वायलेशन था बेसिक राइट ऑफ लिबर्टी का एंड जस्टिस का, जो एवरी इंडियंस के पास थी। तो ये जो एक्ट था ये हमारे बेसिक राइट ऑफ लिबर्टी और जस्टिस को वायलेट कर रहा था। कुछ जगहों पे जैसे कि पंजाब में हड़ताल हुई और इन हड़ताल में वायलेंस भी हुआ। दो पॉपुलर नेशनलिस्ट लीडर्स को अरेस्ट किया गया, कहाँ से, अमृतसर से। तो बच्चा ये जो पॉपुलर लीडर का अरेस्ट हुआ इसको प्रोटेस्ट करने के लिए पब्लिक मीटिंग्स हुई 13 अप्रैल 1990 को एक एनक्लोज्ड स्पेस जिसका नाम था जलियांवाला बाग। पंजाब के अमृतसर में है एक बाग जिसका नाम है जलियांवाला बाग। तो वो दो लोगों को जो रोलैक्ट एक्ट के अगेंस्ट में खड़े थे, जैसे ही उनकी गिरफ्तारी हुई कॉमन मास ने सोचा हमें स्ट्रगल करना चाहिए भैया कि उन लोगों को आपने क्यों अरेस्ट कर दिया, वो तो सही ही थे। तो ये लोग मीटिंग में इकट्ठा हुए, एक जगह इकट्ठा हुए जिसका नाम था जलियांवाला बाग। जो लोग थे वो अनाम थे, उनके पास कोई आर्म्स नहीं थे, वो तो पीसफुल वे में बात करने के लिए मिले थे। पर वो इस बात से अवेयर नहीं थे कि जो मिलिट्री कमांडर था अमृतसर का जिसका नाम था जनरल डायर, उसने एक ऑर्डर इशू किया है जिसके थ्रू उसने सारी पब्लिक मीटिंग्स को बैन किया हुआ है। तो भाई ये सारे लोग, वो दो लोग जिनका अरेस्ट हुआ था उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए इकट्ठे हो गए जलियांवाला बाग में। पर इन इनोसेंट लोगों को ये नहीं पता था कि जो जनरल डायर है जो उस टाइम मिलिट्री कमांडर था अमृतसर का, उसने पब्लिक मीटिंग्स को बैन किया गया है, एक ऑर्डर इशू किया जिसके थ्रू उसने मीटिंग्स को बैन किया हुआ है। और वो दो लीडर जिनकी गिरफ्तारी के अगेंस्ट में हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे वो थे सत्यपाल और सैफुद्दीन किचले। कौन दो व्यक्ति जो अरेस्ट हुए थे जिनके खिलाफ पूरा जलियांवाला बाग हो गया, सत्यपाल एंड सैफुद्दीन किचले। जैसे ही इनका अरेस्ट हुआ लोग रोड पे आ गए कि भैया यार ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी मीटिंग को करने के लिए वो जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए, पर बेचारों को ये नहीं पता था कि जनरल डायर ने पब्लिक मीटिंग्स को बैन किया है। जनरल डायर ने सराउंड किया पूरे बाग को विद ट्रूप्स। पूरा जैसे सपोज करो ये जलियांवाला बाग है, ऊंची ऊंची इसकी दीवारें हैं, है ना, यहाँ अंदर लोग हैं, एक ही एंट्री और एक ही एग्जिट थी। इस एंट्री एग्जिट को क्लोज किया, सारे जितना भी ट्रूप था उसको आसपास घेरा बनवा दिया और ओपन फायरिंग की इस पीसफुल गैदरिंग में। बाग में जितने भी लोग थे उनके ऊपर गोलियां दूर 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 गोलियां चलवाता रहा। कौन भाई, जनरल डायर। देखो एक ही गेट था जिससे अंदर जाना और बाहर आना दोनों होते थे, उसने उस गेट को लॉक करवाया और ऑर्डर दिया अपने ट्रूप्स को फायर। और बेटा ये शूटिंग ये फायर तब तक कंटिन्यू रहा जब तक अमिनेशन मतलब वो बंदूकों में गोलियां खत्म नहीं हो गई। लगभग 400 लोग तो मारे गए और 1000 इंजर्ड हुए, उन्हें मतलब काफी चोटें आ गई, ठीक है। मार्शल लॉ प्रोक्लेम कर दिया गया पंजाब में। इसी पीरियड में लोगों को ह्यूमिलिएट किया जाने लगा, टॉर्चर किया जाने लगा। जो ब्रुटैलिटी थी जलियांवाला बाग मैसेकर की और जो ह्यूमिलिएशन और जो इनह्यूमन ट्रीटमेंट इंडियंस को मिल रहा था ये पूरे नेशन को शॉक देने वाला था। जलियांवाला बाग में इतने लोगों को मारने के बाद, इतने लोगों को जख्मी करने के बाद भी ये लोग रुके नहीं। इन्होंने मार्शल लॉ लगाया। हमारे जो क्रांतिकारी भाई थे, जो क्या कहते हैं नेशनलिस्ट मूवमेंट से जुड़े लोग थे, उनको ब्रूटली सप्रेस किया जाने लगा, टॉर्चर किया जाने लगा, ह्यूमिलिएट किया जाने लगा। और ये ह्यूमिलिएशन ये ब्रुटैलिटी पूरे भारत के लिए शॉक की तरह थी कि यार ऐसे कैसे हो सकता है। गांधी जी भी इस बात से डर गए, उनका पूरा पेट खत्म हो गया कि भाई ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है ये अच्छी है, ये कुछ अच्छा कर सकती है। जो गांधी जी अब तक सोच रहे थे ना, उनका पूरा विश्वास इस बात से खत्म हो गया और उन्होंने डिक्लेयर किया कि ये पाप है टू कोऑपरेट विद द सैटेनिक गवर्नमेंट। ये जो सैटेनिक गवर्नमेंट है इसके साथ कोऑपरेट करना तो बिल्कुल पाप है। इतने पागल लोग, इतने मूर्ख लोग हैं कि इतने लोगों को जलियांवाला बाग में मार दिया। उसमें बच्चे भी थे, उसमें बूढ़े भी थे। तो उन्होंने कहा कि अब ये पाप है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ हमें सपोर्ट नहीं करना।
So stay tuned. I'm ending this video here only. If you have any doubt, any problem, to write in comment section. We'll start part 2 with Khilafat movement.